So, hello everyone. Hope you all are doing well. And today our topic is Railway Property and Lawful Possession Act 1966. So, सबको मालूम है कि हमारे आरपीएफ का सबसे महत्वपूर्ण जो अधिनियम है वह आरपीयूपी एक्ट है और रेलवेज एक्ट। तो हम आज डिस्कस करेंगे आरपीयूपी एक्ट के बारे में। ख़ास तौर से सेक्शन वाइज इसको हम लोग देखेंगे और सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट बाय सेक्शन 1. So section 1 short title extent and commencement. So इसमें कहा गया है कि this act may be called the Railway Property and Lawful Possession Act 1966 and extent it extend to the whole India and commencement it shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint. So उस तारीख से जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट राजपत्र में अधिसूचित करें। सो सेक्शन 1 हो गया शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। एंड सेक्शन 2 देखेंगे तो जनरली सेक्शन 2 तो डेफिनेशन ही होता है। सो परिभाषाएं हैं इसमें दिया गया। 2A में फोर्स के बारे में बताया गया है। फोर्स मीन्स द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स 1957। सो बल से अभिप्रेत है कि जो धारा की आरपीएफ एक्ट की धारा 3 के अधीन जो भी गठित होता है उसे हम बल कहेंगे। सो इसमें सभी लोग शामिल हो जाते हैं। बी है मेंबर ऑफ द फोर्स। मेंबर ऑफ द फोर्स मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड टू द फोर्स अदर देन ए सुपीरियर ऑफिसर्स। सो बल सदस्य का मतलब है कि जो सुपीरियर ऑफिसर नहीं है, मतलब एएससी एंड एबव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक। एंड सी है ऑफिसर ऑफ द फोर्स। ऑफिसर ऑफ द फोर्स मीन्स एन ऑफिसर ऑफ एंड एबव द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अपॉइंटेड टू द फोर्स एंड इंक्लूड्स ए सुपीरियर ऑफिसर्स। सो यहाँ पे ऑफिसर ऑफ द फोर्स में क्या हो जाएगा? एएसआई से जो भी अपॉइंट होता है वो पूरा लोग को हम लोग काउंट कर लेंगे। इसमें वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होते हैं। सो बल अधिकारी से क्या अभिप्रेत हुआ कि जो सहायक उपनिरीक्षक एएसआई या उसके ऊपर का पंक्ति का है, और इसमें वरिष्ठ अधिकारी भी ऐड हो जाएंगे। जो सुपीरियर ऑफिसर हैं उनको भी ऐड कर लिया जाएगा। 2D है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे प्रॉपर्टी। सो रेलवे प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एनी गुड्स, मनी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनिमल बिलोंगिंग टू और इन द चार्ज और पोजीशन ऑफ ए रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब कि रेलवे संपत्ति के अंतर्गत किसी भी रेल प्रशासन का या उसके भार साधन या कब्जे में कोई माल हो, धन हो, मूल्यवान प्रतिभूति हो या जीव जंतु भी हो, ये सब का सब रेलवे संपत्ति कहलाएगा। यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। एंड ई है सुपीरियर ऑफिसर्स। सुपीरियर ऑफिसर्स मीन्स एनी ऑफ द फोर्स, एनी ऑफ द ऑफिसर्स appointed under section 4 of Railway Protection Force Act 1957 and includes any other officers appointed by central government as a superior officer of the force. So यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स सेक्शन 3 के तहत एंड सुपीरियर ऑफिसर सेक्शन 4 के तहत, आरपीएफ एक्ट का सेक्शन 4 के तहत। एंड इसमें एक क्लॉज और ऐड कर दिया गया है कि इसके अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारी के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया कोई भी अधिकारी हो, जैसे डीजी को अपॉइंट करता है लोग, सो सुपीरियर ऑफिसर्स में उनको भी ऐड करेंगे। सो एएससी से डीजी तक हम इसमें ले सकते हैं। और एफ में क्या गया है कि वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन द इंडियन रेलवेज एक्ट शैल हैव द मीनिंग रेस्पेक्टिवली असाइंड टू देम अंडर दैट एक्ट। कहने का मतलब है कि इस अधिनियम में कुछ ऐसा परिभाषित किया गया है या नहीं परिभाषित किया गया है, वह भारतीय रेलवे अधिनियम में परिभाषित है, तो उसी शब्दों का क्रमशः अर्थ माना जाएगा जो उसे इस अधिनियम में दिए गए हैं। तो खासतौर से इसमें नहीं रहा तो रेलवे एक्ट का ले लीजिए, रेलवे एक्ट में नहीं रहा तो इसमें यही इसका मीनिंग हुआ। सो मोरोवर एक बार रिवाइज कर लेंगे जस्ट क्विक। सो 2A फोर्स है, 2B मेंबर ऑफ द फोर्स है, 2C ऑफिसर ऑफ द फोर्स, 2D रेलवे प्रॉपर्टी एंड 2E सुपीरियर ऑफिसर्स। सिमिलरली हिंदी में इसको बोलेंगे बल, बल सदस्य, बल अधिकारी, रेल संपत्ति,
एंड वरिष्ठ अधिकारी। सो अब चलेंगे सेक्शन 3। सेक्शन 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग केस अगर जो रजिस्टर करते हैं इस अधिनियम में तो खासतौर से इसी सेक्शन में करते हैं। इसका 3A में, कहीं कहीं 3B भी हुआ है, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा केसेस है जो 3A का है। सो 3 को हम लोग ध्यान से रखेंगे। आफ्टर अमेंडमेंट जो 2012 में अमेंडमेंट के बाद इसमें कुछ वर्ड्स ऐड किए गए, उसको खासतौर से हम लोग ध्यान देंगे। सो पेनल्टी फॉर थेफ्ट, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन और अनलॉफुल पोजीशन ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी। रेलवे संपत्ति की चोरी, बेईमानी से दुर्विनियोग या विधि विरुद्ध कब्जे के लिए दंड। इसका मतलब यही हुआ। सो इसमें क्या बोला गया है कि whoever commits theft or dishonestly misappropriates or is found or is proved to have been in possession of any railway property reasonably suspected of having been stolen or unlawfully obtained shall, unless he proves that the railway property come into his possession lawfully, be punishable। कहने का मतलब क्या है कि जो कोई इस रेल संपत्ति की चोरी करेगा या उसका बेईमानी से दुर्विनियोग करेगा या उस पर कब्जा रखता पाया जाएगा या जिसके बारे में यह साबित हो जाए कि उसका कोई भी रेल संपत्ति कब्जा में रहा है, जिसके बारे में डाउट हो, समुचित संदेह हो कि वह चुराई हुई है या विधि विरुद्ध कब्जा किया गया है, तो जब तक कि वह साबित न कर दे कि रेल संपत्ति उसका कब्जा में विधिपूर्वक है, सो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन एक्यूज्ड। क्वेश्चन पूछता है कभी भी, इस पर ध्यान दीजिए। सो वह साबित करेगा कि उसके कब्जे में आई थी। सो 3 का ए है कि फॉर द फर्स्ट ऑफेंस, पहले तो 3 समझ लीजिए कि पेनल्टी फॉर थेफ्ट, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन और अनलॉफुल पोजीशन ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, कि अगर रेल संपत्ति की चोरी हुई, बेईमानी से दुर्विनियोग किया या विधि विरुद्ध कब्जे किया है तो उनको दंड दिया जाएगा, जब तक कि वो प्रूव ना कर दे कि वो रेल संपत्ति उनके कब्जे में आया है तो लॉफुली आया है। सो दंड क्या देंगे? अगर पहला बार ऑफेंस करता है, फॉर द फर्स्ट ऑफेंस विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 5 years और विथ फाइन और विथ बोथ, एंड इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल एंड एडिक्वेट रीजन्स टू बी मेंशन्ड इन द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, such imprisonment shall not be less than 1 year and such fine shall not be less than 1000 rupees। सो अगर प्रथम अपराध करता है तो कारावास से, जो कि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना भी हो सकता है या दोनों हो सकता है, जुर्माना और दंड दोनों हो सकता है। लेकिन कुछ स्पेशल या कुछ कारण है जो न्यायालय उसमें जजमेंट में लिख पाएंगे, तो ऐसा कारावास कम से कम 1 वर्ष से कम का नहीं होगा और ऐसा जुर्माना 1000 रुपये से कम का नहीं होगा। यहाँ पे क्लियर कर दीजिएगा। मैक्सिमम पेनल्टी 5 years और फाइन और बोथ, मिनिमम 1 year एंड 1000 से कम नहीं होगा। ठीक है। एंड दूसरा कि फॉर सेकेंड और ए सब्सिक्वेंट ऑफेंस विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 5 years एंड ऑल्सो विथ फाइन। तो यहाँ पे एंड ऑल्सो हो गया, वहाँ पे था और फाइन और बोथ, बी में है एंड फाइन। And in the absence of a special and adequate reason to be mentioned in the judgment of the court, such imprisonment shall not be less than 2 years and such fine shall not be less than 2000 rupees। कहने का मतलब है कि अगर दूसरा या पश्चातवर्ती अपराध करता है तो उसको 5 साल का सज़ा होगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा, और कम से कम 2 वर्ष तक का कारावास से कम नहीं होगा और जुर्माना जो 2000 रुपये से कम का नहीं होगा। यहाँ पे खास तौर से ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो इसमें चोरी आया है, थेफ्ट वर्ड का मीनिंग वही होगा जो आईपीसी की धारा 378 में बताया गया है, परिभाषित किया गया है, एंड आपराधिक दुर्विनियोग का जो आईपीसी की धारा 403 में एक्सप्लेन किया गया। सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन थेफ्ट एंड डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू देम रेस्पेक्टिवली इन सेक्शन 378 एंड सेक्शन 403 ऑफ इंडियन पेनल कोड। सो इस धारा में जो प्रयोग किया गया चोरी और बेईमानी से दुर्विनियोग वर्ड है, उसका अर्थ वही होगा जो आईपीसी के धारा 378 में दिया गया है और 403 में दिया गया है। सो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछेगा